नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंग मैथमेटिक्स पे स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जियोमेट्री। बहुत सारे भाइयों को ज्योमेट्री से लेके बहुत ज़्यादा समस्या होता है कि गुरुजी ज्योमेट्री हमें समझ नहीं आता है। मैं देखता हूँ आज के बाद आपकी जो ज्योमेट्री की समस्या है वो ऑलमोस्ट सही हो जाएगी। जितने भी ज्योमेट्री की जो चीज़ें पढ़नी है वह हम वन बाय वन करके हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है। कंप्लीट करने में मुझे ज्योमेट्री कम से कम 50 से 7 घंटे लगेंगे, मतलब 50 to 60 आवर्स मुझे पूरी तरह से देना पड़ेगा, तब जाके आपकी ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्री की बात कर ले तो अगर आप सीजीएल के पेपर देते हैं तो आपको प्री में 3 से 4 सवाल देखने को मिल सकता है 25 में से, और अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो 100 में से आपको 10 से 12 सवाल तक जा सकते हैं पेपर में। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कंक्लूड करने के बाद पता चला कि 13 से लेके 15 तक की सवाल आपके पेपर में देखे जा सकते हैं। और अगर आप इसके अलावा कोई और पेपर लिखते हैं, स्टेट के कोई पेपर दे रहे हैं, तो वहां भी आपको 2 से 3 सवाल हर एग्जाम में मिल जाते हैं देखने को। तो चलिए बिना वक्त खराब किए हम डायरेक्ट आते हैं चीज़ों को सीखने पे। तो ज्योमेट्री, इसके जो फाउंडर हैं, जो ज्योमेट्री जी चीज को ज्यामिति बोलते हैं, इसके हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री को ज्यामिति। तो जो ज्यामिति दिए थे उन गणितज्ञ का नाम था यूक्लिड। कौन दिए थे? यूक्लिड। ये यूक्लिड जो है ना, यही ज्योमेट्री को दिए हुए, मतलब फादर ऑफ ज्योमेट्री बोल सकते हैं, यूक्लिड को बोला जाता है। अब सुनिएगा, सबसे पहले हम पढ़ाई शुरू करेंगे लाइंस एंड एंगल्स से। लाइंस एंड एंगल्स को हिंदी में बोलते हैं रेखा और कोण। रेखा और कोण। रेखा और कोण। अब समझिएगा, तो सबसे पहले रेखा और कोण से शुरू करने से पहले एक छोटी सी पॉइंट पे हम फोकस करेंगे, जिसे हम बोलते हैं पॉइंट या बिंदु। आपसे कोई पूछे कि पॉइंट क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए मैंने एक छोटा आपके सामने पॉइंट रख दिया। तो पॉइंट एक ऐसी आकृति होती है जिसके पास न तो लंबाई होती है, मतलब लेंथ नहीं होती है, ना तो इसके पास कोई चौड़ाई होती है, ब्रेथ भी नहीं होती है, और ना ही इसके पास ऊंचाई होती है। तो कोई पूछे कि पॉइंट क्या होता है, तो एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर, एक ऐसी आकृति जिसके पास ना तो लेंथ हो, ना तो ब्रेथ हो, चौड़ाई हो, ना ही ऊंचाई हो। अ ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैव नो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट्स। अगर हम इसे बोलना चाहें तो इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जीरो डायमेंशनल फिगर होता है। क्या होता है? जीरो डायमेंशनल फिगर होता है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि जीरो डायमेंशनल फिगर का मतलब इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, ना तो लेंथ है, ना तो ब्रेथ है, ना तो हाइट है, तो इसे बोलते हैं जीरो डायमेंशनल फिगर। अगर आपके सामने कोई बिंदु लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा कि इसकी एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक लोकेशन होता है। स्पेसिफिक लोकेशन का मतलब ये हुआ कि अगर बिंदु, सपोज करिए कि मैंने यहां पर बिंदु ड्रॉ कर दिया, तो इसकी एक फिक्स्ड लोकेशन है, उस लोकेशन को आप बदल नहीं सकते हैं। ये एकदम लोकेशन क्या हो गया? फिक्स हो गया। सपोज करिए कि आप गूगल मैप पे कोई चीज सर्च मारे, तो गूगल मैप ने फाइंड करके उस लोकेशन को पॉइंट से दिखाया, तो वो एक प्रकार का फिक्स पॉइंट हो गया, वो एक निश्चित बिंदु हो गई। तो निश्चित बिंदु स्पेसिफिक लोकेशन होता है, या हम बोल सकते हैं कि किसी भी बिंदु का एक फिक्स पॉइंट होता है। क्या होता है? फिक्स पॉइंट होता है। अब समझिए, ये जीरो डायमेंशनल फिगर होता है, इस फिक्स पॉइंट होता है, ना तो लेंथ होती है, ना तो ब्रेथ होता है, और ना ही इसके पास हाइट होता है। अगर मान लीजिए कि मैं कोई बिंदु पहले से ड्रॉ करके रख दिया हूं, यहां पर मैंने बिंदु ड्रॉ कर दिया, कोई पॉइंट ड्रॉ कर दिया, अब उसके ऊपर अगर कोई भी और फिर से पॉइंट रखेंगे, देखिए मैंने फिर से बिंदु रख दिया, तो अगर किसी बिंदु के ऊपर बिंदु रखेंगे तो दूसरा बिंदु ड्रॉ नहीं होता है। मतलब अगर इसको बिंदु को मैं पी से डिनोट कर रहा हूं, तो अगर इसके ऊपर फिर से बिंदु आप ड्रॉ करेंगे तो ये बिंदु पी ही होगा। मतलब
एक बिंदु के ऊपर हम दूसरे बिंदु को नहीं पॉइंट आउट कर सकते हैं। ये कहना चाह रहा हूं कि अगर वो बिंदु पहले से पॉइंट वहां एग्जिस्ट कर रहा है तो आप उसी जगह पे दूसरा बिंदु नहीं रख सकते। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। और एक चीज और समझिएगा बिंदु से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि किसी भी बिंदु को, किसी भी पॉइंट को जो डिनोट करते हैं, उसका नामांकन जो करते हैं, उसकी नोमेनक्लेचर जो होती है वो हमेशा कैपिटल नाम के साथ होती है। कैपिटल नाम का अर्थ ये हुआ कि जैसे सपोज करिए कि ये पॉइंट है तो इसको मुझे दिखाना है तो मैं ए से दिखाऊंगा, ये सही तरीका है। कोई ये नहीं बोलेगा कि इस पॉइंट को स्मॉल ए से डिनोट करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर मुझे कोई पॉइंट दिखाना है तो ये कैपिटल पी से होगा, ये सही तरीका है ना कि आप ऐसे बोलेंगे कि ये स्मॉल पी से आप डिनोट कर रहे हैं तो ये गलत तरीका हो जाएगा। ठीक है, किसी भी बिंदु को नामांकन, नोमेनक्लेचर, उसके डिनोट करने का तरीका कैपिटल मतलब बड़े वाले जो इंग्लिश के लेटर्स होते हैं उनसे दिखाते हैं। ठीक है, अगर हम सिंपल भाषा में समझें कि पॉइंट के बारे में, तो बिंदु से रिलेटेड एक बात हम और भी बोल सकते हैं कि बिंदु एक ऐसी ब्रेथ होती है, एक ऐसी सर्कल होता है जिसकी रेडियस 0 के बराबर होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर पॉइंट डिनोट किया, सपोज करिए कि ये हमारा एक पॉइंट P है, एक पॉइंट मैं ड्रॉ किया, इसका नाम रख लेते हैं P पॉइंट है। ठीक है, अब P पॉइंट के बारे में, पॉइंट जो होता है, बिंदु जो है, एक ऐसी छोटी एक मिनिमम ऐसी ब्रेथ है जिसकी त्रिज्या 0 है। अब एक बात बताइए, ब्रेथ, ऐसा ब्रेथ बना लीजिए जिसकी त्रिज्या ही 0 हो तो उसका एरिया भी 0 हो जाएगा, क्षेत्रफल भी 0 होगा। अर्थात हम ऐसा बोल सकते हैं कि बिंदु एक ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 0 होती है, और जब त्रिज्या 0 हो जाती है तो क्षेत्रफल भी 0 होता। तो पॉइंट एक ऐसे वृत्त है जिसकी त्रिज्या 0 और क्षेत्रफल भी 0 होते हैं। तो उम्मीद करते हैं जितनी भी बातें पॉइंट से रिलेटेड मैंने बताया आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। सिंपल सी, पॉइंट एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है, एक पॉइंट पे एक ही पॉइंट ड्रॉ किया जा सकता है, पॉइंट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। पॉइंट की एक ऐसा सर्कल होता है जिसकी रेडियाई त्रिज्या 0 होता है तो क्षेत्रफल भी 0 होता है। और पॉइंट डायमेंशन लेस होता है, इसमें कोई डायमेंशन नहीं होती है, लंबाई नहीं होता, चौड़ाई नहीं होता, ऊंचाई भी नहीं होता। और इसकी फिक्स्ड लोकेशन होती है, फिक्स मतलब एकदम स्पेसिफिक लोकेशन है, जिस पॉइंट पे पॉइंट है वहीं रहेगा, चेंज नहीं होगा। चलिए हम आगे मूव करते हैं। पॉइंट के बाद हम चर्चा में लेते हैं रेखा के बारे में। ये गलत मत सोचिएगा कि ये अमिताभ बच्चन वाली रेखा नहीं है ना, ये अमिताभ बच्चन वाली रेखा नहीं है। अब समझिए, कई बच्चे सोच रहे होंगे गुरुजी लड़कियों का अधिकार ज्यादा है क्या ज्योमेट्री पे? अभी किरण है, अभी पहले क्या थी, बिंदु थी, फिर रेखा आ गई। हाँ भाई, ज्यादा तो जो टर्म्स है वो लड़कियों के नाम पे है ना। तो देखिएगा, अब रेखा के बारे में क्या है कि सेट ऑफ अ पॉइंट कह सकते हैं कि बहुत सारे बिंदु आपस में मिल जाए तो रेखा का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने क्या किया, बहुत सारे बिंदु को आपस में मिला दिया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे बिंदु को, यहाँ पर देखिए इसमें छोटे छोटे बहुत सारे बिंदु मिले होंगे, बहुत सारे पॉइंट मिले होंगे। अर्थात मतलब ये हुआ कि जब बहुत सारे बिंदु आपस में मिलकर, बहुत सारे पॉइंट आपस में मिलकर क्या निर्माण करते हैं, एक रेखा का निर्माण करते हैं। तो समझ आ गया कि रेखा इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स ऑफ अ पॉइंट। सेट्स ऑफ अ पॉइंट, बहुत सारे बिंदु मिलकर रेखा की निर्माण करते हैं। अब ये रेखा को हम किस तरह से डिनोट करेंगे, ए और ये बी। ध्यान से सुनिएगा, ए और ये बी, और ये ए और बी को हम दोनों साइड एरो से दिखाएंगे। क्यों दोनों साइड एरो से दिखाते हैं उसको समझिएगा। मतलब ए और बी को लिखना हो तो हम इसको डिनोट करेंगे ए बी और दोनों साइड एरो लगाइएगा। समझिए ध्यान से, कभी भी रेखा कोई बोले कि लाइन, लाइन का मतलब ये होता है कि उसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स नहीं है। मतलब इसका भी अंतिम छोर, इसका भी अंतिम छोर, ये दोनों अंतिम छोर है, एंड पॉइंट बोलते हैं उसे। अंतिम छोर इसके निश्चित नहीं है कि कहाँ पर खत्म होंगे, मतलब इसकी अंतिम छोर हमें पता नहीं है कि कहाँ पर जाके खत्म होगा, और ये भी अंतिम छोर पता नहीं है कि जहाँ कर कहाँ पर खत्म होगा। मैं अगर आपसे कोई बोले कि यार मैं जहन्नुम में जा रहा हूँ, तो आपको तो यही नहीं पता ना कि जहन्नुम है कहाँ है, और ये भी बोल दे कि मैं जहन्नुम से जहन्नुम में जा रहा हूँ, तो जहन्नुम भी नहीं पता और जहां जा रहा हूँ वो भी नहीं पता। मतलब इसके दोनों एंड पॉइंट हमें पता नहीं है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए बी की जो लंबाई है, लेंथ जो है, हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, लंबाई फाइंड आउट नहीं कर सकते।
नहीं कर सकते। तो मतलब एक चीज समझ आ गया कि आप कभी भी लाइन के लंबाई नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके अंतिम छोर हमें पता नहीं है। और इसके दोनों बोथ एंड पॉइंट नॉट फिक्स, बोथ एंड पॉइंट नॉट फिक्स, मतलब इसके दोनों अंतिम छोर फिक्स नहीं होता है। ठीक है, डिनोट कैसे करते हैं, ए बी और दोनों अंतिम पॉइंट पे एरो लगा दीजिए। मतलब ए की भी फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ए की भी फिक्स नहीं पॉइंट है कहाँ पर जाके खत्म होगा, बी की भी फिक्स पॉइंट नहीं है कि बी कहाँ जाके खत्म होगा। तो इसे हम बोलते हैं दोनों एंड पॉइंट जो एरो से डिनोट हो रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों एंड पॉइंट हमें पता नहीं है। और ये बहुत ही मजेदार बात बता रहा हूं कि वन डायमेंशनल फिगर है। क्या है, वन डायमेंशनल फिगर है। ये एक डायमेंशन वाला फिगर है, मतलब रेखा में केवल लंबाई होता है। क्या होता है, केवल लंबाई होता है। तो समझिए इसमें लंबाई होती है, इसमें लेंथ होती है, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है, इसलिए इसे हम वन डायमेंशनल फिगर कहते हैं। इसमें लंबाई होती है, रेखा में लंबाई होती है। कोई पूछे लंबाई, हाँ, चौड़ाई नहीं, ऊंचाई नहीं, तो केवल लंबाई होने के कारण इसे हम वन डायमेंशनल फिगर कहते हैं। चलिए मूव करते हैं आगे की ओर। अब सुनिएगा, लाइन का एक छोटा सा पार्ट मैं काट लेता हूं। सपोज करिए कि मैं लाइन का एक छोटा सा हिस्सा मैंने काट लिया। अब जब मैं छोटा हिस्सा काट लिया तो मुझे पता है कि उसका कुछ लेंथ मैंने काट के लिया। लंबाई का एक छोटा सा हिस्सा टुकड़ा कोई मैंने कंसीडर किया, तो जब कंसीडर इसका एक हिस्सा किया तो मुझे ये पता चल गया कि इसकी पहली दोनों एंड पॉइंट कहाँ से कहाँ तक है। जैसे आप बोलेंगे कि गुरुजी मैं भोपाल से दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है, तो भोपाल आपका एक पॉइंट हो गया पता है, और जहां आप जा रहे हैं वो दूसरा पॉइंट भी पता है, तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, लंबाई फिक्स हो जाएगा। तो लंबाई का एक टुकड़ा अगर हिस्सा निकाल लें जिसकी दोनों एंड पॉइंट फिक्स हो जाए, अगर बोथ एंड पॉइंट दोनों अंतिम छोर बोथ एंड पॉइंट फिक्स हो, दोनों अंतिम छोर अगर फिक्स हो जाए, बोथ एंड पॉइंट फिक्स, तो उसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड, मतलब रेखा का कोई एक खंड है, भाग है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए बी, इसके ऊपर एक सीधी लाइन। एक सीधी लाइन का अर्थ ये हुआ कि ए भी हमें पता है और बी भी हमें पता है। अगर एरो लग जाता है तो इसका मतलब है कि उसकी एंड पॉइंट पता नहीं है। लेकिन यहां पर आप देखिए ए बी लिखकर मैं एक सिंपल लाइन ड्रॉ किया हूं, इसका अर्थ है कि ए उसका इनिशियल पॉइंट पता है और उसकी फाइनल पॉइंट भी हमें पता है। तो रेखाखंड भी क्या हो जाएगा, वन डायमेंशनल फिगर होगा, वन डायमेंशनल फिगर होगा। ये भी एक प्रकार का वन डायमेंशनल फिगर है। इसके बोथ एंड पॉइंट फिक्स होते हैं, दोनों अंतिम छोर फिक्स होते हैं, इसके बीच की डिस्टेंस भी फिक्स होती है, और इसे हम वन डायमेंशनल फिगर कहते हैं। डिनोट कैसे करते हैं, ए बी ऊपर में लगा दीजिए एक सिंपल सा लाइन और दोनों एंड पॉइंट फिक्स हो गया। उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ आ गई हैं। लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है, दोनों वन डायमेंशनल फिगर है दोनों, लेकिन लाइन की अंतिम पॉइंट जो एंड पॉइंट है वो फिक्स नहीं होता है, उसकी जो लेंथ है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन लाइन सेगमेंट की दोनों अंतिम पॉइंट एंड पॉइंट फिक्स है, इसके कारण हम इनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। आइए आगे की चर्चा को बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो एंगल, एंगल को हिंदी में कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण। एंगल्स को कोण कहते हैं। सुनिएगा क्या होता है, जैसे कोण से पहले मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूं। कोण से पहले आप सबसे पहले ये समझिए, एक होता है रे, इसे बोलते हैं किरण। क्या कहते हैं, किरण। अब ये मत सोचिएगा कि शाहरुख खान वाली किरण की बात हो रहा है, नहीं, ये किरण ये है कि एक पॉइंट फिक्स है, आपको एक पॉइंट फिक्स है लेकिन दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं है। एक पॉइंट फिक्स हो लेकिन दूसरा अनदर पॉइंट इज नॉट फिक्स, तो उसे हम किरण कहते हैं। इसका एक पॉइंट देखिए ओ है जो कि फिक्स है, हमें पता है, लेकिन जो दूसरा वाला पॉइंट है ना ये पता नहीं है। तो
अब इसकी लेंथ भी आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि एक पॉइंट तो पता है पर दूसरा पता नहीं है कि कहाँ जाने वाला है। आप लोग देखे होंगे बचपन में गुरुदेव लोग चलाते हैं पशु पक्षी को मारने के लिए, निशानेबाज जो निशाना बनाते हैं, तो उनकी एक जो पॉइंट है ना वो फिक्स होती है, गुरुदेव के जो मैक्सिमम स्ट्रेचेबल पार्ट होता है, लेकिन वो जब छोड़ेंगे तो वो कहाँ पर जाएगा उसकी डिस्टेंस पता नहीं रहता है। तो अगर ओ पॉइंट इसका फिक्स पॉइंट है और जो दूसरा पॉइंट है वो हमें पता नहीं है, तो इसको डिनोट करते हैं ओ ए। ओ फिक्स है इसलिए देखिए यहां पर, और ए की लंबाई फिक्स नहीं है, ए का पॉइंट, तो हम इसको एरो से दिखाएंगे, तो इसको डिनोट करते हैं ओ ए। और ये साफ साफ बता रहा है कि एक पॉइंट फिक्स है, दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं है। इस ये भी एक प्रकार का वन डायमेंशनल फिगर है, वन डायमेंशनल फिगर है। अब ये भी हम बोल सकते हैं कि केवल ओनली लेंथ होगा, केवल लंबाई होगा, ओनली लेंथ, केवल लंबाई होगा, ब्रेथ और लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं होगा, मतलब चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होगा। इसको डिनोट कैसे करते हैं ये भी सिखा दिया आप लोगों को। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि एंगल क्या होता है। सुनिएगा, अगर सपोज करिए कि ये पॉइंट फिक्स है और ये हमारा अनदर पॉइंट है ओ ए, एक दूसरा भी हम ले लेते हैं ओ और एक ले लेते हैं बी। अब एक बात बताइए, जब दो किरण किरण क्यों बोल रहे हैं? एक पॉइंट फिक्स है दूसरा पता नहीं, एक पॉइंट फिक्स है दूसरा पॉइंट पता नहीं, तो जब दो किरण एक दूसरे को मीट करती हैं, जब एक दूसरे को मिलती हैं, तो जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, देखिए इनके बीच में जो झुकाव होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। वही उसी को हम या उसी को डायरेक्ट हम एंगल बोल सकते हैं। मतलब जब दो किरण एक दूसरे को किसी पॉइंट ओ पर मीट करती हैं, मिलती हैं, तो उनके बीच में जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, उनके बीच का जो एरिया होता है उसी को हम क्या बोल सकते हैं? एरिया में तो ये पूरा आ जाएगा, झुकाव ही बोलेंगे, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हम बोलते हैं कोण या एंगल। ठीक है, सुनिएगा, जैसे अगर मान लीजिए सपोज करिए कि हमारे पास दो रेखा है, ठीक है, तो इसे हम ऐसे समझना चाहेंगे कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस, दो रेखा के बीच का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा, जो उनके बीच का झुकाव होगा, उसे हम कोण कहते हैं। ये किरण यहां पर दिख रहा था, लेकिन अगर हम सिंपल दो रेखा भी खींच दें, दो रेखा हमें पता नहीं है, दो रेखा एक दूसरे को कहीं किसी पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, या यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो दो रेखा के बीच में जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, जो बीच में झुकाव होता है, उसे भी हम क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। अब कोण को डिनोट करने के लिए आप थीटा से कर सकते हैं, अल्फा से कर सकते हैं, जो मर्जी आप उसके नाम को कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां तक उम्मीद करते हैं सभी भाई को मेरी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। एंगल क्या समझे? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं भाई। इसके बाद हम चर्चा में लाते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं कोण के प्रकार। कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहला है एक्यूट एंगल, हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब है ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो। एंगल an angle which are more than 0 degree and lesser than 90 डिग्री। अगर आपसे कोई बोले कि 1 डिग्री तो 0 से बड़ा है, मतलब एक प्रकार का एक्यूट एंगल है। कोई बोले 89.9 डिग्री, तो आप बोलोगे कि जी गुरुजी 90 से छोटा है, मतलब यस ये भी एक्यूट है। 30 डिग्री, हाँ 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। तो हर वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। डायग्राम ड्रॉ करना हो तो ऐसे कर लेते हैं, इसे हम ओ पॉइंट बोल देते हैं, इसे ए बोल देते हैं, ये एरो है, और यहाँ से कोई भी एक कोण ले लीजिए और ये हम यहाँ पर थीटा ले लेते हैं, और थीटा जो होना चाहिए
जीरो से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हम उसे न्यून कोण बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा होता है राइट एंगल, इसे हम बोलते हैं समकोण। समकोण, अब समकोण का मतलब होता है कि जिसका एंगल थीटा बराबर 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री हो गया, एग्जैक्ट 90 डिग्री हो गया तो समझ जाइएगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री हो गया तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये एक समकोण है, राइट एंगल है। ठीक है, तो सुनिएगा, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, मतलब इसका हम डायग्राम ड्रॉ करें तो ऐसा बन जाएगा। ये देखिए, ये हमारा O पॉइंट है, ये A हो गया, ये O पॉइंट है, ये B हो गया। यहां पर एंगल आप देख लीजिए तो थीटा बराबर 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब 90 से मैं आपको एक बात बता देता हूं, और जैसे सपोज करिए कि हमारे पास A और B है और यहां से एक लाइन खींच दिया जिसका नाम रख लेते हैं C और D। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन बन रहा है, लंबवत, जिसको परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, लंबवत। तो अगर किसी रेखा पर एक दूसरी रेखा लंबवत खींची जाती है तो हम इसको इस प्रकार पढ़ते हैं कि CD परपेंडिकुलर है AB पर। फिर से सुनिएगा, CD, ये जो रेखा है ना CD, ये देखिए यहाँ पर डायग्राम से समझने का प्रयास करिएगा, ये जो CD दिख रहा है ये परपेंडिकुलर है किस पे, AB पर। तो इसको लिखेंगे कैसे, CD परपेंडिकुलर है AB पे, मतलब वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है AB पे। या वाइस वर्सा, इसका हम अपोजिट भी बोल सकते थे कि AB परपेंडिकुलर है CD पर, ऐसा भी संभव है। देखिए कैसे, ये AB वाला जो लाइन है, ये वाला AB, ये देखिए ग्रीन कलर से AB, ये परपेंडिकुलर किस पे है, CD पे, है कि नहीं। तो जब दो रेखा जब दो रेखा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, तो अगर एक रेखा दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो बाय डिफॉल्ट दूसरी रेखा भी उस पे परपेंडिकुलर हो जाता है। आई होप आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा। तो अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो हम बोलते हैं राइट एंगल, डायरेक्ट उसको हम राइट एंगल बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल, हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण, अधिक कोण बोलते हैं। इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू एक, यहां से सुनेंगे ध्यान से, 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो। 90 से बड़ा हो 180 से छोटा हो तो वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। 90 से बड़ा 180 से छोटा मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये मान लीजिए कि O पॉइंट है, ये हमारा A पॉइंट है। ठीक है, अब सुनिएगा, ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये सीधा ऊपर में, ये 90 डिग्री का बनाता है एंगल, और इसे हम अगर 0 डिग्री कंसीडर करते हैं तो 0 डिग्री, यहां से देखिए 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 70, 80, 90, ये 90। तो ऑब्ट्यूज जो होता है कि 90 से बड़ा हो, और ये देखिएगा इधर इसके अपोजिट हम ड्रॉ कर दें तो ये हमारा 180 डिग्री होता है। मतलब हमारा एंगल 90 से बड़ा 180 से छोटा, मतलब इसमें इसके बीच में, इस रीजन के बीच में कहीं पर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब 90 से बड़ा 180 से छोटा, मैं ऐसा कर दिया, इस लाइन को ले लेते, मतलब ये 0 90 से बड़ा हो गया। सपोज करिए 110 डिग्री बन रहा हो, यहाँ पर कुछ भी नाम हम रख लेते हैं। तो 0 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा तो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि 90.1 डिग्री क्या होगा, तो 90 से बड़ा है, भले ही 0.1 ही है, थोड़ा सा भी बड़ा है 90 से, मतलब ये अधिक कोण है, ऑब्ट्यूज एंगल है। कोई पूछे 179.9 डिग्री क्या है, तो आप बोलेंगे गुरुजी 180 से थोड़ा ही छोटा पर है, मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो अगर एंगल 180 से थोड़ा सा भी छोटा हो, 180 से थोड़ा सा भी छोटा हो, जब भी वो ऑब्ट्यूज होगा। और अगर वो 0 से थोड़ा सा भी बड़ा हो, तब 90 से अगर थोड़ा सा भी बड़ा हो, जब भी वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। आई होप आइडिया आपका क्लियर हो गया होगा। तो ऑब्ट्यूज का सिंपल सा ये याद रखिएगा कि 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक होता है स्ट्रेट एंगल, क्या होता है,
स्ट्रेट एंगल में थीटा बराबर 180 डिग्री होता है। अगर कोण 180 के बराबर हो गया तो उसे हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। जैसे एक सिंपल लाइन खींच दिया और ये हमारा पॉइंट O है, तो ये जो कंप्लीट यहां से देखिए, जो डायप्टर देखे होंगे आप लोग, तो ये जो कंप्लीट एंगल दिख रहा है ना, ये हमारा होता है स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। हिंदी में बोलते हैं सीधी कोण, सीधी कोण, सीधी कोण या सीधा कोण आप बोल सकते हैं, ठीक है। सीधी कोण या सीधा कोण, कोई दिक्कत, सीधी या सीधा जो बोलना है बोल सकते हैं। मतलब अगर कोण 180 के बराबर है तो आप बोल देंगे सीधी कोण। आगे बढ़ते हैं, एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में बोलते हैं बृहत कोण। क्या बोलते हैं? बृहत कोण। मतलब आप बृहत कोण बोल सकते हैं, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, ठीक है भाई। बृहत कोण क्या होता है सुनना, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से बड़ी हो जाए और 360 डिग्री से छोटी हो जाए तो समझ जाइएगा कि ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। 180 डिग्री से बड़ी, अब यहां से समझ आया कि ये हमारा अगर वो पॉइंट है और ये हमारा एक कोई बिंदु है ए, सुनिएगा 0 डिग्री होता है ये 90 डिग्री, यहां पर हमारा 180 डिग्री, तो 180 से बड़ा मतलब 180 से बड़ा और फिर एक राउंड मार के अगर हम कंप्लीट यहां पहुंच जाएंगे तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसा एंगल हो, इस पैटर्न पे अगर आपके सामने एंगल दिखे, सुनिएगा ध्यान से भाई, तो ये 0 डिग्री से अगर इस एंगल की बात करें, ये 0 A और B, आप खुद बताइएगा कि ये 0 से लेके ये 90 यहां तक 180, तो 180 से बड़ा है, 180 से बड़ा है, ये 180 वाली लाइन है। तो अगर एंगल 180 से बड़ा हो 360 से छोटा हो तो हम इसे रिफ्लेक्स एंगल बृहत कोण बोलते हैं। जैसे कोई आपसे बोले कि 180 डिग्री 180.1 क्या होगा, तो 180 से बड़ा है तो आप रिफ्लेक्स बोल देंगे। कोई पूछे कि 289.9 कितना होगा तो आप तुरंत बोल सकते 360 से छोटा है। कोई बोले 359.9 क्या है तो इसके भी क्या है, एक प्रकार का वही है। आई होप आइडिया क्लियर, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल आपको क्लियर हो गया होगा। अब कंप्लीट एंगल क्या होता है सुनिएगा, इसको संपूर्ण कोण बोलते हैं। ये कंप्लीट एंगल ये है कि अगर एक पॉइंट है वो, तो इसके चारों तरफ एक राउंड मार लीजिए और एक चारों तरफ राउंड मार लेंगे तो ये होता है 360 डिग्री। किसी भी पॉइंट पे, किसी भी बिंदु पे अगर हम कंप्लीट एक बार रोटेट कर जाए, एक बार किसी भी पॉइंट पे अगर हम कंप्लीट एक बार घूम जाए तो वो एंगल होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि कंप्लीट एंगल में कितने एंगल होते हैं, 360 डिग्री। चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। सारे एंगल मैंने आपसे डिस्कस किया, अब यहाँ से कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉपी में लिखिएगा, कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हम धीरे धीरे कंसेप्ट में वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल को हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। जैसे समझिए ये दो रेखा है और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। सुनिएगा, एक रेखा का नाम अपन नामांकन तो कर ही सकते हैं ना, पी क्यू, और इसका नाम रख दिया आर एस। सुनिएगा आर एस। तो ये दोनों रेखा एक दूसरे को किसी पॉइंट ओ पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर। तो शीर्षाभिमुख कोण बस इतना बोलता है कि आमने सामने का कोण है ना, जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं आप, जो आमने सामने का जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं ये थीटा मान लेता हूं तो इसके सामने वाला कोण यह भी थीटा हो जाएगा, और अगर मैं ये वाला को अल्फा मान लेता हूं, ये वाला कोण अल्फा मान लेता हूं, तो ये इसके सामने वाला कोण भी अल्फा हो जाएगा। अब मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ये भी हम सीख लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि मैं इसको थीटा बोल दिया, क्या बोला, थीटा। अब एक चीज समझिएगा, अगर मैं इसको थीटा बोल रहा हूं और इस लाइन को मैं कंसीडर करता हूं, ये वाला लाइन, अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया तो उस पे मैक्सिमम एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। अगर ये मैं लाइन को कंसीडर कर रहा हूं तो यहाँ 180 डिग्री बनना चाहिए, तो ये थीटा बन रहा है। तो आप खुद बोलेंगे गुरुजी ये वाला जो एंगल है ये 180 माइनस थीटा बनेगा। अब फिर अगर हम इस लाइन को कंसीडर करें, ग्रीन लाइन को देखिएगा, अगर हम ये ग्रीन लाइन को केवल कंसीडर करते हैं
तो आप बोलेंगे गुरुजी यहाँ पर टोटल 180 बनना चाहिए, 180 माइनस थीटा बन रहा है, तो मतलब ये वाला एंगल बनेगा थीटा। और फिर अगर हम येलो लाइन को फिर से देखें तो ये थीटा बन रहा है, तो ये 180 माइनस थीटा बनेगा, टोटल एंगल 180 होता है। अब आप यहाँ से एक चीज प्रूफ हुआ कि थीटा के सामने थीटा ही दिख रहा है और 180 माइनस थीटा के सामने 180 माइनस थीटा दे रहा है। तो हम लोग यहाँ से एक कंक्लूजन निकालिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण में when two lines intersect each other at another point O, कोई अन्य पॉइंट पे कट करता है तो उसके आमने सामने का जो कोण होता है वो बराबर होता है। तो ये थीटा जितना ये रहेगा उसके सामने उतना ही, ये जितना रहेगा उतना ही। सपोज करिए कि आपके सामने ऐसा कोई दे दिया कि भाई ये रेखा है, एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना, ऐसा समझिए। और ये मैं बोल रहा हूँ कि ये 35 डिग्री है, तो बाय डिफॉल्ट आप बोल दीजिएगा कि 35 ये भी रहा होगा। कोई अगर ये बोल रहा है कि ये 20 डिग्री है, तो आप बिना सोचे समझे बोल दीजिएगा कि इसके सामने वाला भी ये 20 रहा होगा। ठीक है, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कंसेप्ट धीरे धीरे दिमाग में रखिएगा। ये है एंगल बाई सेक्टर, इसको हिंदी में कोणार्धक बोलते हैं या कोण समद्विभाजक कहते हैं। एंगल बाई सेक्टर नाम से ही क्लियर है कि एंगल को बाइसेक्ट करेगा, एंगल को विभाज्य करेगा। और बाइसेक्टर का मतलब होता है बराबर भागों में। देखिए विभाज्य करना अलग चीज होता है, मैं बोलूं कि कट करता है, कट करने का मतलब ऐसा भी हो सकता कहीं से भी, लेकिन बराबर भागों में विभाज्य को बोलते हैं कि दो इक्वल पार्ट में, दो इक्वल बराबर हिस्सों में बट जाना। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि जो एंगल है वो दो बराबर बराबर हिस्सों में बट जाता है, उसे हम बोलते हैं कोण समद्विभाजक या कोणार्धक। ये दो प्रकार के होते हैं, इसको हम बाइफरकेट करें तो दो पार्टों में बट जाएगा। एक होता है इंटीरियर एंगल, एक होता है इंटीरियर एंगल जिसे हम बोलते हैं आंतरिक आंतरिक कोण, और एक होता है एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, मतलब बाह्य कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक। एक था इंटीरियर एंगल आंतरिक कोण बाइसेक्टर, लगा लीजिए यहां पर भी, तो ये हो जाएगा आंतरिक कोण समद्विभाजक। मतलब अंदर वाले कोण को दो बराबर भागों में बांटेंगे तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, बाहर वाले कोणों को दो बराबर भागों में बांटेंगे तो एक्सटीरियर बाहर। अब समझिएगा, डायग्राम से मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई कोण है, सपोज करते हैं यहाँ अभी सिखाया था कि एंगल कैसे बनते हैं। दो किरण के बीच का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा, ऐसा समझिए दो लाइन के बीच में जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा, झुकाव होगा, तो ये O, ये A, ठीक है। अब इनके बीच में सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है और मैं एक ऐसा लाइन खींच देता हूं कि जो इसको दो बराबर भागों में बांट दे, सपोज करिए मैं इस तरह से लाइन कट लगा दिया, अब इसको दो बराबर भागों में बट दे, मतलब ये वाला छोटा जो दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये अगर थीटा एंगल बन रहा है और ये भी अगर थीटा बन रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि पूरा जो कोण बन रहा था वो 2 थीटा बन रहा था, और 2 थीटा को जब दो भागों में बांटा गया तो थीटा थीटा बन गया। ऐसा समझिए हमारे पास अगर सपोज करिए कि कोण के बीच में 80 डिग्री बन रहा हो, ऐसा मान लेते हैं समझने के लिए, ज्यादा समझ आएगा। और अगर मैं एक ऐसा लाइन खींच देता हूं जिसे हम एंगल बाइसेक्टर बोल रहे हैं, तो एंगल बाइसेक्टर का काम ये होता है कि इसको दो बराबर भागों में बांट देगा। तो इस 80 को कैसे बांटेगा, ये वाला जो हिस्सा है ये 40 डिग्री का रहा होगा और ये वाला हिस्सा रहा होगा 40 डिग्री, तो 40 40 कंप्लीट की अगर हम बात करें तो देखिए 80 डिग्री भी हो गया और इसको दो बराबर भागों में बांट भी दिया। जहां भाग दो भागों में बांटता है उससे हम कट लगा लेते हैं, ताकि हमें आइडिया लगा हो, पता हो कि इस तरह से हम किसी भी इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करवाते हैं। ठीक है भाई, तो आई होप आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा। चलिए अब सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। इंटीरियर के बारे में अभी सिखा दिया कि इंटीरियर में क्या होगा कि कोई भी एंगल यहाँ रहेगा, देखिए यहाँ पर एंगल हम बना लेते हैं इनके बीच में, तो इस एंगल को एक ऐसी लाइन जो कि क्या करती हो, बाइसेक्ट करती हो, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, मतलब बराबर इक्वल एंगल में अगर कोई लाइन कट कर रही है तो हम इसे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर कहते हैं।
अब इसी तरह से एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर में क्या होगा कि सपोज करिए कि हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी एक एंगल बन रहा था, समझते हैं बहुत ध्यान से। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये हमारे पास एक प्रकार का एंगल बन रहा है, देखिए इनके बीच में एंगल बन रहा है, कुछ ना कुछ तो एंगल बन ही रहा होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर एंगल बन रहा होगा, बोलिए हाँ या ना। अगर इसकी बाहर की एंगल को कंसीडर करें तो अभी सिखाया कि कंप्लीट एंगल होता है 180, तो ये एंगल कितना हो जाएगा जरा बताएंगे, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, यस और नो। तो ये जो बाहर वाला एंगल है इसे भी हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। ये देखिए एक ऐसा लाइन खींच लेते हैं, एक ऐसा लाइन खींचते हैं जो इसको दो बराबर भागों में बांटे। तो अगर बाहर वाले एंगल को दो बराबर में बांटने वाली लाइन होती है तो उसे हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अब इसको अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे सपोज करिए कि मैंने एक लाइन खींच दिया, यहाँ पर एक लाइन खींच दिया और यहाँ पर लाइन खींच दिया, और यहाँ से सबसे पहले एक सिंपल सा लाइन यहाँ लेते हैं और ये हमारा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। सुनिएगा ध्यान से, ये जो लाइन दिख रहा है ये हमारा एक्सटीरियर बाहरी कोण एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। और ये जो लाइन दिख रहा है यहाँ, यह हमारा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का काम होता है कि आंतरिक कोणों को दो बराबर भागों में बांटना। तो अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा रहा होगा, क्लियर है। और एक्सटीरियर एंगल का काम ये होता है कि बाहर वाले एंगल को दो भागों में बांटना। चलिए इसको अगर अल्फा मान लेते हैं तो ये भी अल्फा रहा होगा, ठीक है। अगर मैं कंप्लीट एंगल को ऐड कर देता हूं तो आप यही बोलेंगे कि गुरुजी थीटा थीटा दो बार आ रहा है, अल्फा अल्फा दो बार आ रहा है, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री, क्योंकि एक कंप्लीट अगर सीधी लाइन पे एक एंगल की बात करें, एक सीधी लाइन पे टोटल एंगल 180 डिग्री का बनता है। दो कॉमन ले लेते हैं तो थीटा प्लस अल्फा हो गया 180 डिग्री, तो दो से कैंसिल कर लेते हैं तो थीटा प्लस अल्फा हो गया 90 डिग्री। तो एक चीज समझ आया कि अगर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो, बाहर वाले कोण को बांटने वाली लाइन और अंदर वाली कोण को बांटने वाली लाइन, ये दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री होते हैं, एक दूसरे पे समकोण होते हैं। क्या होते हैं? समकोण। देखिए यहाँ यही बात समझ आ रहा है कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस थीटा का मान 90 डिग्री है। मतलब किसी भी एक कोण के लिए, किसी भी एंगल के लिए अगर हम उसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक निकालें तो दोनों एक दूसरे पे समकोण बनाते हैं, राइट एंगल बनाते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ प्रूफ हो रहा है कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। आई होप आइडिया यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। मूव करते हैं इसके आगे की ओर। अब यहां से समझिएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यहाँ पर एस लगा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री जो वर्ड है या सप्लीमेंट्री जो वर्ड है, ये हमेशा जो आते हैं ना, ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये प्लूरल फॉर्म के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री को हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। समझिएगा ध्यान से क्या होता है, अगर दो कोण को जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाए, अगर कभी भी दो एंगल को जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाए तो समझिएगा कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री मतलब थीटा इसका कॉम्प्लीमेंट्री है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। लॉजिक फिर से सुनिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दो कोण को जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाए तो उसे हम बोलते हैं दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। जैसे अगर एक कोण मैं थीटा डिग्री मान लेता हूं तो दूसरा कोण कितना लेना पड़ेगा? 90 माइनस थीटा डिग्री। क्यों? तभी तो हम इनका सम निकालेंगे तो दोनों कोणों का सम आ जाएगा, थीटा थीटा कट जाएगा 90 डिग्री। अगर आपसे कोई एक डिग्री देके पूछ ले कि कॉम्प्लीमेंट्री बताओ तो 90 में से घटा दीजिए, 89 डिग्री। कोई आपसे दे दे कि 13 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री बताओ तो 90 में से 13 घटा दीजिए, तो यहाँ से 77 डिग्री। आ रहा समझ? अगर आपसे कोई
19 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री पूछे तो 90 में से 19 घटा दीजिए, तो यहाँ से 71 डिग्री। बोलिए हाँ या ना। तो आप बड़े आराम से किसी भी कोण का कॉम्प्लीमेंट्री निकाल सकते हैं, केवल आप 90 में से सब्ट्रैक्ट करते चलेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिएगा कि अगर कोई भी थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो मान पूछेगा हम इजीली कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। एक कोण दे के दूसरा कोण पूछेगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, आप बता सकते हैं। सप्लीमेंट्री, ये भी जो वर्ड है ये भी हमेशा प्लुरल फॉर्म में होता है, पेयर में एग्जिस्ट करता है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है समपूरक। जब दो कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री वैल्यू आए, 180 डिग्री, तो हम बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के समपूरक है। तो थीटा इसका हो जाएगा और अल्फा इसका हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं कि अगर थीटा डिग्री का कोई पूछे कि बताओ भाई कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो 180 में से थीटा घटा दो। और अगर हम सम कैलकुलेट करें तो देखिए थीटा थीटा कट जाएगा, 180 आएगा। जब दो कोनों को जोड़ने पे, जब दो एंगल को जोड़ने पे 180 डिग्री आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। 1 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा, 180 में से एक घटा दो, 179 हो जाएगा। देखो एक में अगर 179 जोड़ोगे 180 आएगा। 2 डिग्री का 180 में से 2 घटा दो तो यहाँ से 178 आएगा। फिर से जोड़ के देखो, 2 में 180 आएगा। इसी प्रकार से अगर आपसे कोई 37 डिग्री का पूछता तो 180 में से 37 घटा लीजिए, 143 डिग्री आएगा। उम्मीद करते हैं बातें समझ आ गई होंगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ कि कोई भी एंगल अगर थीटा लेते हैं, सपोज करिए कि कोई भी एंगल में अगर थीटा लेता हूँ, सपोज करिए मैंने थीटा एंगल ले लिया, तो इसका सबसे पहले मैं निकाला कॉम्प्लीमेंट्री। क्या निकाला, कॉम्प्लीमेंट्री। इसी थीटा का, तो आप बोलोगे 90 माइनस थीटा करो। अब इसी थीटा का मैं निकालता हूँ सप्लीमेंट्री। क्या निकालता हूँ, सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री क्या होगा, आप बोलोगे 180 माइनस थीटा होगा। तो प्यारे एक चीज समझना कि एक एंगल थीटा है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, आप इन दोनों को घटा के देख लीजिए, थीटा थीटा कट जाएगा, 90 डिग्री आएगा। मतलब किसी भी थीटा के लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, आप थीटा का कोई भी मान ले लीजिए, कुछ भी जो दिल चाहे, उसके कॉम्प्लीमेंट्री निकालिए, उसका सप्लीमेंट्री निकालिए, हमेशा उनके बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होगा। चेक कर सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए 1 डिग्री की बात करता हूँ, 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना आया, 89। और इसी तरह से 1 डिग्री का सप्लीमेंट्री कितना आया, 179। तो 179 में, अगर 179 में आप अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं 89, तो आप देख लीजिए वैल्यू कितना आता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ही आता है किसी भी एंगल थीटा के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के बीच का डिफरेंस होता है 90 डिग्री। तो मेरे प्यारे साथियों, कल जो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, इस पे आधारित प्रश्न कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल पेपर में आए हैं। मैं 1 बाय 1 करके आपसे चर्चा करूंगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, कंसेप्ट बढ़िया लगा हो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप पहले से देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्त भाई के साथ, ताकि और भी लोग इसका लाभ आनंद ले सकें। थैंक यू सो मच। अगर आप अच्छी तरह से इस बातों को समझ गए होंगे तो हम अगले क्लास में जब आपसे डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री के बेस पे सवाल, तो आप एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल। शेयर जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल मेरे प्यारे भाई।